हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, हम BNSS का लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने जो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस था रिगार्डिंग द अरेस्ट हमने कवर किया था। DK बासु का केस, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इसके अलावा व्हाट आर द गाइडलाइंस अवेलेबल फॉर अरेस्टिंग अ जुडिशियल ऑफिसर। ओके, DGS एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात को हमने कवर कर रखा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये सब पढ़ा था। ठीक है, अभी क्या करेंगे सर, अभी आगे बढ़ेंगे। अरेस्ट चैप्टर को कंप्लीट करना है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे एफर्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं भाई, आपको 1.5x के मोर देन स्पीड से देखना है। यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर मोर देन 1.5x स्पीड, राइट। वरना आपको लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो कहता हूँ। कोई बात नहीं, चलिए, भले ही स्लो कहता हूँ लेकिन कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलिए, आज क्या पढ़ाओगे सर? आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 43 पढ़ेंगे BNSS का। ठीक है, BNSS का सेक्शन 43 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हुआ करता था सेक्शन 46 हुआ करता था CRPC का। ठीक है, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है सेक्शन वाइज। अगर हम अरेस्ट चैप्टर का बात करें तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अगर आप याद करोगे तो हम एक क्वेश्चन कवर किए थे कि हु कैन अरेस्ट, कौन अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें हमने क्या देखा था, 3 सेक्शन देखा था, याद है? याद करने का तरीका भी बताया था। एक बोला था भैया 39, 40, 41, याद है? जी सर। बोला था ये जो दो साइड के हैं ये बड़े लोग हैं, तो बड़े में से ये था पुलिस ऑफिसर वाला, और ये कौन था? ये था मजिस्ट्रेट। तो बीच वाला कौन था? प्राइवेट आदमी। ठीक है सर, याद हो गया। ठीक है, तो ये पढ़े थे हु कैन अरेस्ट में। ठीक है, और इसके साथ और एक कौन था? सेक्शन 35, याद आ रहा है? और सेक्शन 35 में हमने क्या पढ़ा कि पुलिस ऑफिसर का विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो अभी तक हमने ये 35, 39, 40, 41 पढ़ा है अभी तक। ठीक है, समझ में आया? ये था लास्ट लेक्चर का रिवीजन, ब्रीफ रिवीजन। 40 में प्राइवेट पर्सन किस तरीके से अरेस्ट करेगा, 41 में मजिस्ट्रेट कैसे अरेस्ट करेगा, और 39 में ये था अगर बंदा नाम और पता बताने से मना कर देता है तो उसके इसमें पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता था। ठीक है, चलिए, और 35 ये कहता है कि पुलिस वाला कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, याद है? ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे सर? आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 43। सर ये क्या कहता है? सेक्शन 43 ये कहता है कि भैया, ये बोलता है अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे होगा, अरेस्ट कैसे करेंगे, अरेस्ट कैसे किया जाएगा। तो प्रोसीजर के बारे में बताता है कि अरेस्ट कैसे करना है। ठीक है, कौन अरेस्ट करेगा? पता चल गया 39, 40, 41 में पता चल गया कि भैया पुलिस वाला कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है, प्राइवेट आदमी भी कर सकता है। लेकिन अरेस्ट करेंगे कैसे, प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा, वो तो बताइए। तो कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 43। ये पहले क्या हुआ करता था? सेक्शन 46 हुआ करता था। ठीक है, ओके, तो चलिए, और इस सबको मिटाओ। और सर क्या आप लिखे नहीं हो क्या? नहीं लिखा हूँ, आपके सामने लिखूँगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कभी कभी टाइम होता है तो लिख देता हूँ, कभी कभी टाइम नहीं होता तो आपके सामने लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। और सेक्शन लिखिए मेरे सामने, तो हेडिंग डालिए भाई, हेडिंग डालिए अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, अरेस्ट कैसे होता है, कौन सा सेक्शन है भाई? सेक्शन 43 BNSS का। ये क्या हुआ करता था? ये हुआ करता था सेक्शन 46 CRPC का। ठीक है, ठीक है सर। तो अरेस्ट हाउ मेड, ठीक है। सो इट, ऐसा लिख सकते हैं, सेक्शन 43 ऑफ BNSS का जो सेक्शन 43 है, लेज डाउन, क्या बताता है भाई? लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का प्रोसीजर बताता है। ठीक है, समझ में आया? ओके सर, ठीक है। तो इसमें
टोटल चलिए बता देते हैं। सेक्शन 43 का सबसेक्शन 1 जो पढ़ेंगे वो बात करता है आपका जनरल प्रोसीजर के बारे में। क्या बताता है? जनरल प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। अरेस्ट का जनरल प्रोसीजर, अगर अरेस्ट करेंगे तो जनरली क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ठीक है, वो बताता है। दूसरा सबसेक्शन जो पढ़ेंगे वो ये बताता है कि सेक्शन 43 का 2 जब आप पढ़ोगे सबसेक्शन, वो ये कहता है यूज़ ऑफ फोर्स। यूज़ ऑफ फोर्स ये SC है, ठीक है, यूज़ ऑफ फोर्स इन अरेस्ट। अरेस्ट करते वक्त आप कितना फोर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 43 ये नया आया है, ताज़ा ताज़ा गरम गरम अमेंडमेंट कह सकते हो, अमेंडमेंट नहीं, ये पूरा न्यू है। BNSS का नया प्रोविज़न है, पहले नहीं था ये, ठीक है। ये इसको बोलते हैं यूज़ ऑफ हैंडकफ्स। क्या बोलते हैं? यूज़ ऑफ हैंडकफ्स। ये C है, UFFS, हैंडकफ्स मतलब हथकड़ी का यूज़, ठीक है भैया। सेक्शन 43 का 4 कहता है आपका कि रेस्ट्रिक्शन, क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉजिंग डेथ। डेथ कॉज करने में रेस्ट्रिक्शन डाला है। और सेक्शन 43 का 5 जो कि लास्ट सबसेक्शन है इस चैप्टर का, इस सेक्शन का, वो ये कहता है अरेस्ट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग कब? ड्यूरिंग नाइट कह सकते हैं, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है, रात के समय अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए के प्रोविज़न है, ठीक है। तो टोटल कितने सबसेक्शन है बोलो मेरे को? तो टोटल कितने सबसेक्शन है सेक्शन 43 के? तो सबसे पहले सेक्शन 43 क्या कहता है? सेक्शन 43 ये कहता है कि भैया अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा। जब कभी भी एक पुलिस वाला अरेस्ट करने जाएगा तो क्या क्या प्रोसीजर को अपनाएगा, अरेस्ट कैसे करेगा, ठीक है, क्या क्या बातों का ध्यान रखेगा। दूसरी बात, इसमें टोटल कितने सबसेक्शन है? 5 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन क्या कहता है कि भैया जनरल प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट का, ठीक है। दूसरा बात करता है कि आप कितना फोर्स का यूज़ करोगे जब अरेस्ट करने जाओगे। तीसरा बोलता है हथकड़ी का यूज़ कर सकते हो कि नहीं। चौथा बोलता है क्या अरेस्ट करते वक्त क्या किसी का जान ले सकते हो क्या आप। और फिफ्थ नंबर कहता है कि भैया अगर किसी महिला को आप रात के समय अरेस्ट करने गए तो क्या प्रोविज़न है उसके लिए। समझ में आया? तो ये 5 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा क्लास, और नोट्स तो अच्छा रहता ही है, आपको मालूम है, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं क्यों ना कॉपी कर लूँ सीधा, मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है सर, कर लो। नहीं, मैं लिखूँगा फिर से, तो लिखो मेरे साथ। सेक्शन 43 का 1, जनरल प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, ठीक है, जनरल प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो क्या बोला गया पता है? इसमें अगर आप देखोगे तो बताया गया है थ्री मोड्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट का कितना तरीका है? 3 तरीका है, ठीक है। इस सबसेक्शन को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अरेस्ट 3 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है तुम्हारा टचिंग द बॉडी फिजिकली उसको टच करके आप अरेस्ट करोगे, ठीक है। एक होता है कन्फाइनिंग द बॉडी। क्या होता है? कन्फाइनिंग द बॉडी। और तीसरा होता है तुम्हारा सबमिशन टू द कस्टडी। क्या होता है? सबमिशन टू द कस्टडी, ठीक है। मुझे बताओ अरेस्ट कितने तरीके से होता है?
अरेस्ट जब पुलिस वाला करने जाएगा ये तीन ही तरीके से कर सकता है अरेस्ट, ठीक है। एक करेगा उसको बॉडी को टच करके अरेस्ट करेगा, ठीक है। एक उसको कन्फाइन करके उसको उसको पकड़ के जकड़ के हथकड़ी लगा के कन्फाइन करके, ओके। तीसरा है सबमिशन टू द कस्टडी। पुलिस वाला बोला कि यू आर अंडर अरेस्ट, सामने वाला चल दिया उसके साथ कि ठीक है चलो, ठीक है, तो सबमिट कर दिया खुद को, यानी जो अरेस्टी था वो अपने आप को सबमिट कर दिया। कन्फाइनिंग मतलब पुलिस वाला गया उसको हथकड़ी लगाया या फिर, ठीक है, कन्फाइन कर दिया उसको बॉडी, ठीक है, कहीं भाग ही नहीं सकता, पकड़ लिए सब कोई मिल के, अब जा ही नहीं सकता। और एक है टचिंग द बॉडी फिजिकली, वही है, ठीक है। तो अब सुनो, अब यहाँ पर टचिंग द बॉडी फिजिकली वैसे ही पकड़ लिया उसको और क्या, जाने नहीं देगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये तीन तरीके का अरेस्ट है। जब सबसेक्शन 1 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये तीन तरीके से ही अरेस्ट हो सकता है। क्या? टचिंग द बॉडी फिजिकली, कन्फाइनिंग द बॉडी, और तीसरा है सबमिशन टू द कस्टडी, ठीक है। अब इसका थोड़ा लैंग्वेज लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, द पुलिस ऑफिसर or the person making arrest must physically touch or confine the body of the person to be arrested। क्या बोल रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा या फिर जो बंदा अरेस्ट कर रहा होगा, सर पुलिस के ऑफिसर के अलावा भी कोई बंदा अरेस्ट कर सकता है क्या? ऑब्वियसली प्राइवेट पर्सन, मजिस्ट्रेट, कोई भी। तो पुलिस ऑफिसर वो, या फिर द पर्सन मेकिंग अरेस्ट वो, जो बंदा अरेस्ट करने जा रहा है, तो कोई भी हो सकता है, पुलिस वाला भी कर सकता है या फिर कोई और भी बंदा कर सकता है अरेस्ट। तो जो भी बंदा करने जाएगा अरेस्ट, वो क्या करेगा, मस्ट मतलब करना पड़ेगा, फिजिकली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जिसको अरेस्ट करने जा रहा है वो क्या करेगा, उसको फिजिकली टच करेगा या फिर उसको कन्फाइन करके उसका बॉडी को कन्फाइन करेगा, उसके बॉडी को कन्फाइन कर लेगा ताकि वो इधर उधर जा नहीं सके। उस तरीके से वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो अरेस्ट करने का तरीका क्या हुआ, फिजिकली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। समझ में आ रहा है? आइए एग्जाम्पल लिखते हैं इसका ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये समझाने के लिए एग्जाम्पल है, लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन मेरा काम है लिखाने, भाई लिखा दूंगा, ठीक है, ताकि काहे आप लोग फिर दिमाग इतना माथा पच्ची करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो। अब पीओ मतलब पुलिस ऑफिसर ग्रैप्स अ थीप को पकड़ लेता है, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर ग्रैप्स अ थीप्स आर्म, उसके हाथों को पकड़ लेता है, एंड सेज, पुलिस वाला गया चोर के हाथों को पकड़ा और कहा, क्या कहा भैया, कहा यू आर अंडर अरेस्ट, फॉर थेफ्ट। थेफ्ट के लिए आप क्या होते हो, अरेस्ट किए जाते हो, ठीक है। यू आर अंडर अरेस्ट फॉर थेफ्ट। समझ में आ गया? अच्छा, द थीप resists so the officer puts handcuffs, राइटिंग थोड़ा ख़राब हो जाता है, थोड़ा गैप क्या आ जाता है। द ऑफिसर पुट्स हैंडकफ्स का मतलब होता है वही हथकड़ी। इसका मतलब क्या है, हैंडकफ मतलब हथकड़ी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हथकड़ी। लिख देता हूँ भाई, हथकड़ी का स्पेलिंग कैसा होता है, हथकड़ी होता है कि हथकड़ी होता है, देख लेना भाई,
ठीक है, हथकड़ी। द थीप रेसिस्ट, सो द ऑफिसर पुट्स हैंडकप्स, ओके, एंड फिजिकली restrains him, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अरेस्ट बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, दिस इज अरेस्ट बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड कन्फाइनमेंट। समझे? अब देखो, अब समझ में आया। एक पुलिस वाला अरेस्ट करने गया, तो अरेस्ट जब कैसे किया, एक चोर चोरी कर रहा था, चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, पुलिस वाला उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है, उसके, ठीक है, दोनों हाथों को पकड़ता है, ठीक है, और दोनों हाथों को पकड़ के क्या बोलता है, यू आर अंडर अरेस्ट। तो उसको फिजिकली उसके बॉडी को टच किया, ठीक है, तो जैसे पकड़ता है वो वहाँ से भागने का कोशिश करता है, और जैसे भागने का कोशिश करता है तो पुलिस वाला क्या करेगा, भैया इधर उधर भाग ना जाए, वापस उसको पकड़ के उसको हथकड़ी डाल देता है। अब ये क्या किया, जब वो हथकड़ी डाला, अब उसको वो कन्फाइन कर लिया, अब वो वहाँ से भाग नहीं सकता। समझे कि नहीं? तो अगर ड्राइंग भी बना दूँ तो देखो, ये है पुलिस, ये है चोर, जब ये इसको पकड़ा, इसका दोनों हाथों को ये पकड़ लिया ऐसा करके, ए कहाँ भाग रहे, रुक। तो ये वापस छुड़ा के भागने वाला था, जब भागने वाला था वापस इसको पकड़ा, इसका हथकड़ी डाल दिया हाथ में। तो हम बोलेंगे भैया, एक तो फिजिकली टच करके अरेस्ट किए, जब वो उसको रेसिस्ट किया तो पुलिस वाला क्या किया, वापस उसको हथकड़ी डाल दिया, हैंडकफ्स डाल दिया, पुट हैंडकफ्स एंड फिजिकली डिस्टेंसिंग। ठीक है, समझ में आया? ये था तुम्हारा एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे बताओ। लेकिन सबसेक्शन 1 का एक है एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक्सेप्शन मतलब समझे? क्या है, लिखो। एक्सेप्शन बोलता है इफ द पर्सन submits to the custody by word or action, ठीक है, by word or action, then physical touch or confinement is not required, is not required। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है एक्सेप्शन मतलब, ये एक्सेप्शन का मतलब ये है कि आप ऊपर जो प्रोविज़न लिखे वो प्रोविज़न कहाँ अप्लाई नहीं होगा। मतलब पुलिस वाला नॉर्मली अरेस्ट कैसे करता है, फिजिकल टच करके या फिर उसके बॉडी को कन्फाइन करके हथकड़ी लगा के। तो वो कब बिना टच किए, बिना हथकड़ी लगा के उसको अरेस्ट कर सकता है। तो कहता है अगर सामने वाला बंदा खुद अपने मर्जी से, ठीक है, बाय वर्ड या फिर एक्शन अपने आप को सरेंडर कर देता है, सबमिट कर देता है, तो उस केस में ना ही पुलिस वाला फिजिकल टच करेगा, ना ही कन्फाइनमेंट करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब सर, मतलब समझिए, ये है पुलिस वाला, ये गया अरेस्ट करने मिस्टर बी को, ठीक है, ये है पुलिस वाला, ये गया बी को अरेस्ट करने। पुलिस वाला बोला मिस्टर बी यू आर अंडर अरेस्ट। बी कहता है ओके लेट्स गो, चलो चलते हैं। ये पीछे पीछे चलने लग गया। अब इसको क्या, इसको टच करने की ज़रूरत है क्या? पुलिस वाला क्या इसको टच करेगा क्या? इसको क्या हथकड़ी पकड़ के ले जाएगा? नहीं, ये तो राज़ी हो गया, बोला ठीक है चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही बोला मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हाँ बोला, चल दिया। तो इसमें क्या उसको फिजिकल टच करने का ज़रूरत पड़ा? नहीं। क्या उसको कन्फाइन करने का ज़रूरत पड़ा? नहीं। कन्फाइन कब करते हैं? जब वो रेसिस्ट करता है बंदा। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, चलिए इसका भी एग्जाम्पल लिख दूँ क्या? सर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, लिख लो भाई। कल को आप अगर भूल जाते हो, कोई मेरे जैसे गधा बच्चा भी हो सकता है जो भूल जाता होगा, ठीक है,
तो उस गधे बच्चे के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अ पुलिस ऑफिसर कम्स टू अ लॉयर्स ऑफिस, लॉयर के ऑफिस में आता है, ऑफिसर लिख दिया, लॉयर ऑफिस, ठीक है। विथ एन अरेस्ट वारंट। एक पुलिस वाला क्या किया, लॉयर के ऑफिस में आया अरेस्ट वारंट के साथ कि भैया आपको अरेस्ट करना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है पहला पॉइंट, एक पुलिस वाला आया लॉयर के ऑफिस में अरेस्ट वारंट के साथ, मतलब वारंट लेके आया है, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर सेज, क्या कहता है ये कहता है यू आर अंडर अरेस्ट। क्या होता है, यू आर अंडर अरेस्ट, आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो बदले में अब सामने से कौन बात करेगा, लॉयर बोलेगा। लॉयर क्या बोला, द लॉयर रिप्लाइज आई अंडरस्टैंड आई विल कम विथ यू, मैं आपके साथ आऊँगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो बोला इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज अरेस्ट बाय सबमिशन, दिस इज अरेस्ट बाय सबमिशन, नो नीड टू टच द पर्सन, ठीक है, पर्सन को टच करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। समझ में आया। अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ भाई, बताओ मुझे, अब आप ही बताओ क्या बताऊँ इससे ज़्यादा। ठीक है सर, गुस्सा काहे होते हो, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। एक बार रिवाइज कर लें। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि पुलिस वाला जनरल प्रोसीजर क्या है अरेस्ट करने का। जब कभी भी आप हो पुलिस वाले, आप नए नए पुलिस बने, आप अरेस्ट करने गए, तो अरेस्ट किस तरीके से करोगे, तो आपको हमेशा याद रखना है 3 तरीके से ही अरेस्ट कर सकते हैं। पकड़ के, अगर पकड़ने गए और वो भागने का कोशिश किया तो उसको हथकड़ी लगा दो, बांध दो, कुछ भी कर दो, कन्फाइन करके। अब तीसरा है वो खुद अपने आप हमारे साथ आने के लिए तैयार है तो सबमिट कर दिया, तो टचिंग द बॉडी फिजिकली, कन्फाइनिंग द बॉडी। तीसरा है सबमिशन टू द कस्टडी। समझ में असला, समझ में आया क्या भाई? यस 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 आ गया। इसको अपन करता है, हटा देता है ताकि समझ में आया। ठीक है, अब क्या सर, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन, नहीं नहीं, इसमें और एक तो पॉइंट है भाई, इम्पॉर्टेंट है ये तो। मैं तो कैसे भूल गया मैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बात कर रहे हो सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। सबसेक्शन 1 का ही है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन मतलब सर, मतलब ये भाई कि अरेस्ट करने जाएंगे अगर किसी महिला को, किसी फीमेल को, किसी बंदी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, तो उस समय पुलिस वाला कैसे, क्या प्रोसीजर अपनाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ना क्या कर सके, ये आपको थोड़ा सा वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंफ्यूज कर सके। तो इसीलिए ध्यान से मेरा बातों को सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, इफ़ अ वुमन इज़ टू बी अरेस्टेड, अगर एक महिला अरेस्ट होने वाली है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड, it is presumed she has submitted, it is presumed she has submitted when she is informed, when she is informed orally about arrest, about the arrest। मतलब सर देखो क्या बोल रहा है,
वुमेन को जब अरेस्ट करने जाएंगे ना तो क्या प्रोसीजर है देखिए। ये कहता है कि मान लो आप हो मेल पुलिस ऑफिसर, आप अरेस्ट करने गए किसको, वुमेन को। जैसे ही आप नॉर्मल पुलिस ऑफिसर हो, मेल वो वुमेन हो वो सब छोड़ो, मेल हो फीमेल हो छोड़ो, आप पुलिस ऑफिसर हो, आप पुलिस ऑफिसर हो, ठीक है। आप गए अरेस्ट करने, किसको अरेस्ट करने गए, एक महिला को, ठीक है। ये लड़की है, देखो बाल देखो, लड़की है, पता चल रहा है। अब इसको आप अरेस्ट करने गए, ये है फीमेल। अच्छा, जब आप अरेस्ट करने गए, जैसे ही आपने कहा यू आर अंडर अरेस्ट, क्या यू आर अंडर अरेस्ट, जैसे ही आपने ये बोला ना कि आपको अरेस्ट किया जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो बंदी जो है सामने वाली जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो, वो अपने आप को सरेंडर कर दी, वो अपने आप को सबमिट कर दिया आपके सामने, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आपको ऐसा मानना पड़ेगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा है। हाँ, जैसे ही आपने कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो ये मान लिया जाएगा कि जो सामने वाली बंदी है वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। ओ माय गॉड, हाँ, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। तो अब पढ़ो फिर से, इफ़ अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड, अगर एक वुमन को अरेस्ट करना है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड, ये मान लिया जाएगा, इट इज़ प्रिज्यूम्ड, ये मान लिया जाता है, शी हैज़ सबमिटेड व्हेन शी इज़ इन्फॉर्म्ड ऑरली अबाउट द अरेस्ट। जैसे ही आप उसको ऑरली बोलोगे कि आपको अरेस्ट किया जाता है, तो ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने अपने आप को सबमिट कर दिया, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन आगे में क्या लिखा है वो भी तो पढ़ो, अनलेस लेकिन सिचुएशन अगर कुछ कहता है तो भाई नहीं मान सकते। अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट अदरवाइज, ठीक है। जब तक सर्कमस्टांसेस कुछ और ना बता रहा हो तब तक ऐसा मान लिया जाएगा कि वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो आनाकानी की, क्या की सर, आनाकानी, हाँ आनाकानी की, मतलब आप अरेस्ट करने गए, वो नौटंकी कर रही है, नौटंकी मतलब आपको ही मार रही है, कुछ ले आई है, कुछ भी फॉर एग्जांपल हथियार वगैरह कुछ भी, और आप पे ही अटैक कर रहे हैं, तो उस केस में तो भाई आप देखोगे क्या, आप उसको टच नहीं करोगे क्या। ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है, अगर प्रोविज़न पढ़ोगे तो ये कह रहा है कि आप उसको टच नहीं करोगे, मतलब सबमिशन, आप क्या मानोगे, मतलब समझ रहे हो ये क्या बोल रहा है। इसको पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि जैसे आप बोले उसको आपको अरेस्ट किया जाता है तो वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। यानी क्या, अगर वो आपके साथ क्या कर रही है, वो वायलेंट हो गई है, बहुत ही वायलेंट बिहेवियर दिखा रही है, रेसिस्ट कर रही है, भाग रही है अरेस्ट होने से, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप उसके बॉडी को टच कर सकते हो और अरेस्ट कर सकते हो, सीधा मतलब, समझे कि नहीं। अच्छा, ये है, ओके। दूसरा पॉइंट लिखिए, अनलेस ऐसा लिखो, अ मेल पुलिस ऑफिसर, a male police officer shall not touch a woman's body। एक मेल पुलिस ऑफिसर वुमेन बॉडी को टच नहीं करेगा, कब तक, अनलेस पहला सर्कमस्टांसेस रिक्वायर इट, जब तक सिचुएशन ना डिमांड कर दे कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा, अब हाथ से छूट चुका है, ठीक है। दूसरा, द ऑफिसर इज अ फीमेल, द ऑफिसर इज अ फीमेल, ठीक है। अ मेल पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच अ वुमेन्स बॉडी अनलेस, अ मेल पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द वुमेन्स बॉडी अनलेस द ऑफिसर इज अ फीमेल। तो वही बोल रहा है कि अगर मान लो, ये पहला वाले केस को ही कवर कर रहा है, मतलब समझो एक पुलिस वाला गया अरेस्ट करने के लिए, ये था मेल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। ये गया किसको अरेस्ट करने के लिए, एक फीमेल को अरेस्ट करने गया, ठीक है।
अच्छा, पहली बात यह क्या कर सकता है, क्या ये अरेस्ट, नॉर्मल रूल इज़ नॉट, ये अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि फीमेल को अरेस्ट करने के लिए एक फीमेल ऑफिसर चाहिए। यस, फीमेल ऑफिसर चाहिए, ये जनरल रूल है। अगर आप फीमेल को अरेस्ट करने जा रहे हो तो फीमेल ऑफिसर का ही रहना ज़रूरी है। तो सर मेल क्या करेगा? अब समझो, अब मान लो मेल है, अब फीमेल ऑफिसर फॉर एग्जांपल नहीं है, ठीक है, मेल ऑफिसर जो है वही अरेस्ट करने गया तो वो तो नॉर्मली कर ही नहीं सकता जब तक सिचुएशन ने डिमांड करते। वही तो लिखा है, देखो, अनलेस द सर्कमस्टांसेस रिक्वायर इट। मतलब क्या, ये तो ठीक है, अब ये ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर गया, अब ये तो टच कर नहीं सकता है ना, ये टच कर ही नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला है कि जैसे मान लो पुलिस वाला बोला यू आर अंडर अरेस्ट, तो ये क्या मान लिया जाएगा कि वो चलने के लिए रेडी है। मान लो ये आप हो मेल पुलिस ऑफिसर, आप गए किसी फीमेल को अरेस्ट करने, आप बोले मैडम जी यू आर अंडर अरेस्ट, वो बोली किस बात का अरेस्ट, कौन हो तुम लोग, हाँ नौटंकी कर रहे हो क्या, पुलिस वाले हो क्या, तुम नौटंकी कर रहे हो, तुम लोग जानते हो कि नहीं मैं कौन हूँ, ये वो, और हथियार ले आई, गन वन लेके चली आई। अरे भाई गन लेके चली आई, हाँ, तो आप वहाँ पर क्या करोगे? तो सिचुएशन यहाँ पर ऐसा आ गया कि वो आप पे अटैक करने वाली है, तो आप अब देखोगे क्या कि वो लड़की है, नहीं छूना है, छुई मुई लड़की है भाई, नहीं छूना है, पापा की परी है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप भले ही आदमी हो, मेल हो, आप उसको क्या कर सकते हो, उसको फिजिकली टच कर सकते हो अरेस्ट करने के लिए, समझे कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ही ऐसा है, ठीक है, क्योंकि वो रेसिस्ट कर रही है अरेस्ट को, समझे कि नहीं। दूसरी बात, नॉर्मल अगर केस बात करें, मान लो मेल नहीं है और नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है, ये मान लो ये मेल नहीं है, कौन है, फीमेल है। अब फीमेल अगर है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो नॉर्मल जाके अरेस्ट कर ही सकती है, ठीक है, ये कुछ भी कर सकती है, फीमेल है तो कुछ भी कर सकती है। तो फीमेल ऑफिसर जाएगी तो अरेस्ट तो कर ही सकती है, लेकिन मेल ऑफिसर अगर कोई जाएगा तो भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सिचुएशन अगर ज़रूरत पड़ा तो वो क्या कर सकता है, वो उसका बॉडी को टच भी कर सकता है अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, ये समझो बात को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या बोल रहा है कि अगर एक वुमेन को अरेस्ट करना है तो उसके लिए एक वुमेन ऑफिसर ही चाहिए। तो क्या मेल ऑफिसर नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा ज़रूरत पड़ा तो, समझे इसका मतलब। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है क्या? नो डाउट है सर, इसको अच्छे से लिख लो। ये है सबसेक्शन 1 है, ख़त्म, ठीक है। चलिए सेक्शन 43 का सबसेक्शन 2 आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं सर? बिल्कुल आ रहा है सर, टेंशन नहीं लीजिए। ये बोलता है यूज़ ऑफ फोर्स इन अरेस्ट। भाई अरेस्ट जब करने जाओगे तो अपना ताकत वाकत लगाओगे नहीं? हाँ, अरेस्ट करने में बिल्कुल लगाएंगे सर, क्यों नहीं लगाएंगे। आप पुलिस वाले, आप अरेस्ट करने गए, बंदा भाग रहा था, हाँ, तो आप उसको ट्राई करोगे कि नहीं पकड़ने का, फोर्स लगाने का, वो अटैक भी कर सकता है आप पे, तो वही बोल रहा है। तो उसको लेके क्या बोलता है प्रोविज़न, बोलता है देखो, इफ़ द पर्सन if the person forcibly resist, आप हो पुलिस वाले, आप उसको अरेस्ट करने गए, वो रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है, किसको, अरेस्ट को रेसिस्ट कर रहा है, और अटेम्प्ट्स टू, और ट्राई कर रहा है, और अटेम्प्ट्स टू इवेड अरेस्ट, अरेस्ट को वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, अरेस्ट होना ही नहीं चाहता है, ट्राई कर रहा है कि अरेस्ट से भागे वो। तो सर क्या करेंगे, तो उस केस में द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल नेसेसरी मीन्स टू इफेक्ट द अरेस्ट। सर क्या मतलब, देखो क्या बोल रहा है,
बोलता है कि जब आप अरेस्ट करने जाओगे आप पुलिस वाले, तो आप कितना फोर्स का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर बोलता है, देखो क्या बोल रहे हैं, बोलता है कि अगर एक बंदा, अरे पुलिस वाला अरेस्ट करने गया और सामने वाला बंदा रेसिस्ट कर रहा है अरेस्ट को, मतलब नहीं करना चाहता है, वो भाग रहा है, या फिर अरेस्ट से भाग रहा है, या फिर काबू में नहीं आ रहा है पुलिस वाले के, पुलिस वाला अरेस्ट करने जा रहा है और वो भाग रहा है, नौटंकी कर रहा है, बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में पुलिस वाला या और कोई बंदा, अदर पर्सन मतलब मजिस्ट्रेट हो सकता है, प्राइवेट पर्सन हो सकता है, में यूज़, वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे भाई, ऑल नेसेसरी मीन्स। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, नेसेसरी मीन्स, मतलब जितना ज़रूरत है भाई उतना ही आपको फोर्स यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसीलिए देखो नेसेसरी वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। डायरेक्ट में अगर देखोगे तो नेसेसरी आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं यूज़ क्या, यूज़ ऑल नेसेसरी मीन्स टू इफेक्ट अरेस्ट। भैया अरेस्ट करने के लिए आप सिर्फ क्या करोगे, जितना ज़रूरत ताकत है उतना ही यूज़ करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करोगे। सर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करेंगे मतलब जितना कम से कम हो सके उतना आपको करना है। इसका मतलब क्या, दिस मीन्स द यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स, ठीक है, रीजनेबल फोर्स का यूज करेंगे। द यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, ठीक है। मतलब आप रीजनेबल फोर्स यूज़ करो ना भाई, जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करो फोर्स को। मतलब सर आप समझो, आप गए, आप पुलिस वाले, आप एक बंदे को अरेस्ट करने गए, अब ये है एक्यूज्ड, जब आप अरेस्ट करने गए तो यही आपको पकड़ लिया और आप दोनों के बीच हाथापाई हो रहा है, आपका दिमाग ख़राब था, आप अपनी बीवी से लड़ाई करके आए थे, बहस करके आए थे, आपका दिमाग ख़राब हुआ, आप अपने हाथों से उसके गर्दन को पकड़े और उसके सर को खचाक से कर दिया, ऐसा गुस्से से, हाँ, बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ कर लिए, समझे कि नहीं, उसको रेसिस्ट मतलब उससे ये करने के लिए, तो उस और वही चक्कर में वो चला गया। तो भाई आप तो ज़्यादा फोर्स यूज़ कर लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई पुलिस वाले को उतना ही फोर्स यूज़ करना है जितना चल सके, मतलब अगर मैं बोलूँ, मतलब कम फोर्स में उसको ज़्यादा काम निकलवाना है। ही हैज़ टू यूज़ द मिनिमम फोर्स एज पॉसिबल, समझे कि नहीं, जितना कम हो सके उतना उसको फोर्स का यूज़ करना है, जितना ज़रूरत है उतनी, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, समझे कि नहीं। तो ये है, तो सबसेक्शन 2 यही कहता है कि पुलिस वाला रीजनेबल फोर्स का यूज़ करेगा, उतने ही फोर्स का यूज़ करेगा विच इज़ नेसेसरी फॉर द अरेस्ट, जितना ज़रूरत है अरेस्ट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है सर, आगे बताइए, तीसरा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3, ये नया नया आया है BNSS में, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा लो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। लिखो, यूज़ ऑफ हैंडकफ्स, यूज़ ऑफ हैंडकफ्स, हथकड़ी का यूज़ कब करेगा। अब देखो, अब BNSS में क्या हुआ है कि इलोन प्रोविज़न ले आए हैं कि कब कब आप हथकड़ी का यूज़ कर सकते हो। पुलिस वाला हमेशा हथकड़ी का यूज़ नहीं कर सकता कि चले गए हथकड़ी लेके अरेस्ट करने के लिए, भाई नहीं चलेगा, ठीक है। तो आइए क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको, लिखते हैं, देखिए बोलता है ये, द पुलिस ऑफिसर में यूज़ हैंडकफ्स, मैं बोलूँ एक दिन राइटिंग मेरा ना नहीं लिखने से ना चेंज हो जा रहा है, हैंडकफ्स। तो पुलिस ऑफिसर में यूज़ हैंडकफ्स वाइल मेकिंग एन अरेस्ट और प्रोड्यूसिंग बिफोर कोर्ट,
इफ द पुलिस ऑफिसर में यूज हैंडकफ्स वाइल मेकिंग एन अरेस्ट और प्रोड्यूसिंग बिफोर कोर्ट। क्या बोल रहा है, जो पुलिस ऑफिसर होता है वो हैंडकफ्स का यूज कर सकता है। मे लिखा है, क्या लिखा है, मे। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर में यूज हैंडकफ्स वाइल मेकिंग एन अरेस्ट। जब कभी वो अरेस्ट करने जा रहा है तो वो कर सकता है। अरेस्ट करने जब वो अरेस्ट करने जा रहा है तो हैंडकफ्स का यूज़ कर सकता है, या फिर जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है तो उस समय कर सकता है। कब 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 कर सकता है भाई, यहाँ पर मे लिखा है, कर सकता है कब, दो वक्त में, जब वो अरेस्ट करने जा रहा है मेकिंग एन अरेस्ट, या फिर प्रोड्यूसिंग बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने लेते वक्त या फिर उसको प्रोड्यूस करते वक्त। कब, कौन सा सिचुएशन में, लिखो। अब सिचुएशन का नाम है, पहला है तुम्हारा द पर्सन इज हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर। ठीक है, ठीक है, मान लो बंदा जो है ना भाई वो बार बार क्राइम कर चुका है, उसका हिस्ट्री रहा है, वो बहुत बार जेल जा चुका है, समझे कि नहीं। तो अगर आप उसको अरेस्ट करने जा रहे हो या फिर कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको हथकड़ी लगा सकते हो। कब, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर रिपीट ऑफेंडर है। ठीक है, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। दूसरा, द पर्सन हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी। ओ माई गॉड, एक बार भाग चुका है, पुलिस वाले के कस्टडी से एक बार भाग चुका है, दोबारा मिला है ये, तो उसको आप क्या जाने दोगे क्या, उसको तो हथकड़ी लगा के ही रखोगे, दोबारा ना भाग जाए। ठीक है, चलिए तीसरा मुझे बताइए, तीसरा क्या बोलता है। तीसरा बोलता है द पर्सन हैज़ कमिटेड offenses such as, अभी यहाँ पर आपको देखना है ध्यान, सच एस दो कैटेगरी में बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बंदा ये सब क्राइम किया, और ये आपको लिस्ट याद रखना है, मस्ट रिमेंबर, मस्ट मेमोराइज। ठीक है, इसको याद रखना है लिस्ट को, इसमें से कोई सा भी आ जाएगा ऑफेंस। अगर बंदा ये सब ऑफेंस कर चुका है, मतलब ये सब ऑफेंसेस के लिए अगर वो किया है, तो उस केस में उसको हथकड़ी लगा के ही इसको कोर्ट में ले जाएंगे या फिर अरेस्ट करेंगे। क्या है भैया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आपको बस रट लेना है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, दूसरा टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। तीसरा ड्रग रिलेटेड क्राइम, क्या, ड्रग, देखो ये सब भारी भरकम है ना, बहुत बड़ा बड़ा ऑफेंस है, ड्रग रिलेटेड क्राइम अगर कोई किया है। चौथा है इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। आपके घर में हथियार मिल रहा है भाई आतंकवादी लोगों का, तो सोचो तो क्या होगा। ठीक है, पांचवा बम वगैरह मिल रहा है। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। 6 काउंटरफिटिंग of coins and currency notes। काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, तो नोट्स का जो करते हैं ना, फर्जी नोट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ। इधर है तुम्हारा मर्डर, रेप, एसिड अटैक। अब देखो ये सब नाम ही लग रहा है कि बहुत भारी भरकम
ऑफेंस है, ग्रेव ऑफेंसेस है ये सब, हीनियस क्राइम है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 11 सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, वो भी कौन किसके अगेंस्ट में, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये है, ये इसको आपको याद रख लेना है, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस आपको बस ये याद रखना है क्या, सबसेक्शन 3 ये कहता है कि पुलिस वाला कब अरेस्ट करते वक्त या फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करते वक्त किसको, एक्यूज्ड को, ठीक है, कब क्या कर सकता है, हथकड़ी पहना सकता है। तो बोल रहा है अगर बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है, रिपीट ऑफेंडर है, तो उस केस में वो हथकड़ी पहना सकता है, ठीक है। कुछ डाउट है क्या, नहीं। दूसरा, अगर वो एक बार अपने कस्टडी से भाग चुका है, पुलिस के कस्टडी से एक बार भाग चुका है, तो दोबारा उसको पकड़े हैं तो उसको क्या ऐसे ही छोड़ देंगे कि हथकड़ी लगा के रखेंगे, ऑब्वियसली हथकड़ी लगा के रखेंगे। तीसरा, अगर बंदा ये सिलेक्टेड क्राइम किया है जो कि ग्रेव ऑफेंसेस माने जाते हैं, मर्डर, ठीक है, रेप, एसिड अटैक, टेररिस्ट, इलीगल आर्म्स एमिनेशन, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, फर्जी नोट्स बनाना, ड्रग, टेररिस्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, हथकड़ी लगा के रखना पड़ता है, ठीक है। हो गया ख़त्म, इतना ही बस, हाँ भाई बस। अब लिखो सबसेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 4 ये कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉजिंग डेथ, ठीक है। ये क्या बोलता है सर, आइए इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। तो लिखिए, the police officer has no right to cause death of a person who is accused of offense, who is not, याद रखना, रुको इसको मिटाते हैं पहले, who is not accused of offense, who is not accused of an offense, who is not accused of offense, who is not accused of an offense punishable with डेथ, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब सर ये नेगेटिव तरीके से लिखा गया है। देखो क्या बोल रहा है कि एक पुलिस वाले के पास कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है, किस चीज़ का, द पुलिस हैज़ नो राइट, पुलिस के पास कोई राइट नहीं है, मतलब कोई उसके पास पावर नहीं है क्या करने का, कॉज डेथ कॉज करने का, किसी इंसान मतलब किसी भी बंदे का जान लेने का उसके पास पावर नहीं है। कौन सा बंदे का, हु इज़ नॉट एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब बोल रहा है अगर कोई बंदा जिस पर इल्ज़ाम लगा है ऐसे ऑफेंस का, ठीक है,
अगर कोई बंदा जिस पर इल्ज़ाम लगा है ऐसे ऑफेंस का जिसका सज़ा डेथ नहीं है, जिसका सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उसका वो डेथ कॉज नहीं कर सकता। मतलब नेगेटिव तरीके से यूज़ किया है। मतलब सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं बस बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। वेरी गुड मेरा बात सुनिए फिर से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना चाहता है, अब इसको थोड़ा उल्टा को पुल्टा करते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, उल्टा को पुल्टा करते हैं, मतलब समझिए। ये बोल रहा है अगर कोई ये है कोई एक्यूज्ड, ठीक है, ये एक ऑफेंस किया, ठीक है। ऑफेंस हो सकता है दो टाइप का हो, ठीक है। मान लो अगर ये ऑफेंस ऐसा किया जिसमें मर्डर, ऐसा नहीं, मान लो ऐसा कोई किया जैसे जिसमें पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट लिखो ऊपर, पनिशमेंट क्या है ऑफेंस का। मान लो एक है डेथ और दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर मान लो पनिशमेंट क्या है, अदर देन डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बोल रहा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ को छोड़ के। मतलब सर फिर भी नहीं समझा, अरे बता रहा हूँ, रुको तो यार, ठीक है ना, काहे ऐसा होते हो। ठीक है रुको। मैं ये बोला एक एक्यूज्ड है, उसने एक ऑफेंस किया। हो सकता है ऑफेंस ऐसा किया हो जिसका पनिशमेंट या फिर डेथ हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, सब कोई जानते हैं, आप भी जानते रहोगे। एग्जांपल इसका क्या है, मर्डर, डकैती, ठीक है, ये सब, रेप वगैरह। अच्छा अब मुझे बताओ, गैंग रेप, ये सब ठीक है। अब मुझे बताओ एक एक्यूज्ड है जिसका मर्डर किया है वो किसी बंदे का, जिसका पनिशमेंट क्या है, डेथ हो सकता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। अच्छा लेकिन मान लो उसने एक ऐसा ऑफेंस किया जिसका पनिशमेंट मान लो अदर देन डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, कुछ भी हो सकता है। मान लो 3 years का सेंटेंस है। एग्जाम्पल, थेफ्ट हो गया, मान लो 3 years का सज़ा है, मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक्यूज्ड मान लो किसी का मर्डर किया था जिसका हो सकता है पनिशमेंट डेथ हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, यही तो मैक्सिमम सज़ा होता है। तो उस केस में पता है, तो उस केस में क्या होगा, इसको और थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, इसको हटाओ। मैं राइटिंग में वो कह रहा हूँ ना, मेरा राइटिंग बहुत ही घटिया लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। इतना पॉजिटिव हो सर आप राइटिंग को लेके, बिल्कुल भाई। मर्डर, पनिशमेंट, ठीक है। तो मैं ये बोला अगर मान लो एक एक्यूज्ड है जो कि ये ऑफेंस किया है, एक्यूज्ड ऑफेंस का क्या है भैया, जो ऑफेंस किया है उसका पनिशमेंट क्या है, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर का। और ये मान लो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के और कोई सज़ा हो सकता है कोई दूसरा ऑफेंस के लिए, जैसे मान लो चोरी का 3 साल का सज़ा है फॉर एग्जांपल। तो अगर मान लो पुलिस वाला ये बंदे को अरेस्ट करने गया है जो मर्डर का चार्ज लगा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मर्डर का चार्ज लगा है जिसका सज़ा है डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो इस केस में क्या करेगा पुलिस वाला, पुलिस ऑफिसर कैन कॉज डेथ, कैन कॉज डेथ इन दिस केस। ओ माय गॉड, ठीक है। और इस केस में पुलिस ऑफिसर कैन नॉट कॉज डेथ इन दिस केस। मतलब समझे, अगर कोई ऑफेंस में सज़ा डेथ का दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दिया है, तो उस केस में वो पुलिस ऑफिसर कैन कॉज डेथ इन दिस केस।
ठीक है, समझे? मतलब ये है। अब पढ़ो इसको। अब ये नेगेटिव वे में बोल रहा था। पुलिस ऑफिसर हैज़ नो राइट, पुलिस ऑफिसर का कोई राइट नहीं बनता। क्या राइट नहीं बनता? कि वो किसी का डेथ कॉज करे। कौन सा आदमी का? जिसका, जो ऐसे ऑफेंस का एक्यूज्ड है जिसका सज़ा ना ही डेथ है ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। यानी पुलिस वाला ऐसे आदमी का डेथ कॉज कर सकता है जिस ऑफेंस का पनिशमेंट डेथ हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। समझ में आया? ओके। तो वही कह रहा है, यानी क्या, अगर कोई बंदा मर्डर किया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या फिर मर्डर किया है जिसका सज़ा है डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉर एग्जांपल कोई सा भी ऐसा ऑफेंस किया है जिसका सज़ा क्या है, डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उस केस में पुलिस वाला अरेस्ट करते वक्त उसका डेथ कॉज भी कर सकता है। और बाकी ऐसा मान लो एक पुलिस वाला एक चोर को पकड़ रहा था, चोरी का इल्ज़ाम है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का सज़ा होगा। तो उस केस में पुलिस वाला उसका जान नहीं ले सकता जब तक मान लो चोर उस पर गन वन का अटैक ना कर दे, जान वाला अटैक ना कर दे, जहाँ पर उसका खुद का जान खतरे में ना आ जाए। तो उस केस में वो सेल्फ डिफेंस ले सकता है पुलिस वाला, और उसको उसका जान ले सकता है। बट सेल्फ डिफेंस के अलावा, लेकिन इतना ये इजी नहीं है जितना हमको लगता है कि भैया हाँ, अगर पुलिस वाला मान लो किसी पर मर्डर का चार्ज है, हाँ, तो उस केस में उसका जान ले सकता है। तो इतना ये इजी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो पॉजिटिव वे में, ये था नेगेटिव वे में। ये क्या था? नेगेटिव डेफिनेशन क्या था? नेगेटिव वे। ठीक है, अब देखो इसको पॉजिटिव वे में लिखो। पॉजिटिव वे में ऐसा लिखेंगे कि इफ़ द ऑफेंस punishable with death, life imprisonment, the police officer can even cause death of such person। ठीक है, ये है सिंपल। तो पुलिस ऑफिसर उसके इसमें डेथ कॉज भी कर सकता है अगर ऑफेंस का पनिशमेंट डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो। ठीक है, लेकिन इतना वो इजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले को फिर प्रूफ करना पड़ेगा, भैया कैसे एनकाउंटर आपने कर दिया बताइए। ठीक है, चलिए ये हुआ 43 का 4। अब लास्ट सबसेक्शन है इस सेक्शन का, सेक्शन 43 का सबसेक्शन 5। ये कहता है अरेस्ट ऑफ वुमेन एट नाइट। लिख दो ना भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। लिखिए जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल, जनरल रूल यह है कि नो वुमेन shall be arrested after sunset and before sunrise। ठीक है, इसमें बोलता है कि कोई भी महिला आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त होने के बाद और सूर्य उदय से पहले कोई भी वुमेन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या? जैसे ही सूरज डूब गया उसके बाद, यानी रात के समय बोल सकते हो, है ना। और सूरज उगने से पहले, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। किसको? एक वुमेन को, किसी भी वुमेन को आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते। ले भाई, ये तो अच्छा मजाक हो गया। मतलब महिला लोग सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले, ये लोग तो
उनके पास भयंकर पावर मिल गया मतलब कुछ भी कर सकते हैं, है ना? इसका मतलब यही है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए तो एक्सेप्शन डाला गया है ना, वरना तो ये लोग तो कुछ भी करते हैं। लिखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, इन एक्सेप्शनल circumstances a woman may be arrested, a woman may be arrested, exceptional circumstances में वो अरेस्ट हो सकती है, इवन कब? इवन आफ्टर सनसेट। ओ माय गॉड, सनसेट के बाद भी अरेस्ट हो सकती है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, एंड बिफोर sunrise by a woman police officer, by a woman police officer, but after obtaining what? The prior permission फ्रॉम, किसे परमिशन लेंगे भाई? फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है? कहाँ का? विद इन हुज जुरिस्डिक्शन, जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर क्राइम हुआ होगा, ऑब्वियसली जुरिस्डिक्शन, the offense was committed, जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑफेंस घटित हुआ था और अरेस्ट होना है, और अरेस्ट इज टू बी मेड। मतलब सर देखो क्या बोला कि जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि आप किसी भी औरत को यानी फीमेल को सूरज ढलने के बाद, यानी नॉर्मली 6:30-7 बजे के बाद, ठीक है, जब ढलता है देखना, और सूरज उगने से पहले आप किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात तो मतलब उनको क्या लाइसेंस मिल गया क्या? कुछ भी कर सकते हैं, अरेस्ट तो कर ही नहीं सकेंगे, इसका मतलब नहीं। एक्सेप्शन दिया गया, अगर आपको करना है किसी भी औरत को अरेस्ट करना है, जो कि रात के समय अगर करना है, मतलब रात के समय किसी भी औरत को अगर आपको अरेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप कर सकते हो, लेकिन कौन करेगा? सबसे पहले वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी, ये तो लिख दिया गया। दूसरी बात, पहला कंडीशन है वुमेन पुलिस ऑफिसर, दूसरा कंडीशन है आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ फ्रॉम JMFC। दो कंडीशन है, तो इसमें क्या है? टू कंडीशंस। पहला क्या है? कंडीशन 1, पुलिस ऑफिसर मस्ट बी वुमेन पुलिस ऑफिसर, ठीक है। प्लस दूसरा कंडीशन क्या है? कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 क्या है बताओ मुझे? क्या बोला? परमिशन लेना पड़ेगा, है ना? प्रायर परमिशन, पहले परमिशन लाओ। अच्छा, प्रायर परमिशन किसका लेंगे? ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। जहाँ पर अरेस्ट आपको करना है उस एरिया का, या फिर जहाँ पर घटित हुआ है उस एरिया का, बस ये 2 कंडीशन पूरा किए तो आप उसको रात में भी अरेस्ट कर सकते हो औरत को, ख़त्म, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सेक्शन 43 समझ में आया होगा। मैंने बहुत तरीके से आपको समझाया है और सारा चीज़ लिखा भी दिया है, एक बाबू सोना की तरह सारा चीज़ बता दिया है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और भाई एफर्ट्स को अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। आप मानते हो या ना मानते हो, आप ज़रूर बताइए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।